तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिविंग्स के बारे में। ठीक है, लिविंग्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एंड हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग्स और नॉन लिविंग्स। ठीक है, लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो दीज आर द सम क्राइटेरियाज जिसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, सो ये दिस इज मी शाल अनुरागी एंड बिफोर एनी काइंड ऑफ डिले लेट्स गेट स्टार्ट। जो है उनके कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जो डिफ्रेंशिएट करती है लिविंग्स को नॉन लिविंग्स से। ठीक है, तो सारे जो जितने भी लिविंग्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है, बाई मास या जो डेवलपमेंट कह लो इसको या ग्रोथ कह लो। ठीक है, वो ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मेटाबॉलिज्म होती है उनमें, कंसिस्टेंस होती है। ठीक है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द बॉडी, तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल के बेस पे होता है। तो इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये ओवरव्यू है। तो फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। तो जितने भी लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे सभी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो उसमें मास इंक्रीज होगा उनका। ठीक है, बॉडी वेट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, वो इंक्रीज होएगा। ठीक है, या फिर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, जो मल्टी सेलुलर होते हैं जिनमें एक से अधिक सेल्स होती है वो सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करते हैं। ठीक है, दिस ग्रो बाई सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू देयर लाइफ स्पैन। तो ये जो क्या नाम है ग्रोथ है सेल डिवीजन की, ये पूरी लाइफ तक उनकी बढ़ती रहती है। देखो जी क्या होता है, जैसे क्या नाम जो जैसे ह्यूमन बींग्स अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है, बट उसके बाद ये ऐसा नहीं है कि सेल डिवीजन भी बंद हो जाएगी। उसमें जो हमारे ऑर्गन्स हैं जो सेल लॉस्ट हुई हैं उनके रिप्लेसमेंट के लिए या फिर जो नई सेल डेवलप हुई हैं, ठीक है, जैसे कि अपना जो आरबीसी है वो चेंज होती रहती हैं, तो उनके लिए सेल डिवीज़न चालू रहती है हमेशा। ठीक है, तो वो पूरे लाइफ स्पैन में पूरी ज़िंदगी भर सेल डिवीज़न जो होती है और वो जो ग्रोथ होती है वो चलती रहती है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन्स। तो जो यूनिसेलुलर जैसे कि बैक्टीरिया हो गया अमीबा हो गया, तो वो सेल डिवीज़न के द्वारा ग्रो करते हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये भी है कि जो कुछ ऐसे जो है क्या नाम है नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी ग्रो करते हैं। जैसे कि माउंटेन्स वगैरह हो गए, तो उन पर क्या होता है कि ईयर बाई ईयर उनके जो सरफेस के ऊपर जो है मटेरियल्स जो हैं वो एक्यूमुलेशन होता है, उनके ऊपर मटेरियल चढ़ता रहता है, ऐड होता रहता है, तो उससे भी उनकी ग्रोथ होती है। बट इसको हम लिविंग्स नहीं कहेंगे। लिविंग्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया कि वो ग्रो करते हैं, हम उनको लिविंग्स नहीं कह सकते। ठीक है, कुछ नॉन लिविंग्स भी हैं जो ग्रो करते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे जो माउंटेन्स वगैरह हैं वो ग्रो करते हैं बाय द एडिशन ऑफ मटेरियल्स ऑन देयर सरफेस। ठीक है, ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसको हम ओनली इसी को ग्रोथ के बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रजनन। तो जो ऑल लिविंग्स होते हैं वो सभी रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसे प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग्स बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ आती हैं, पहला है रिप्रोडक्शन और दूसरा है प्रोडक्शन। तो डिफरेंस थोड़ा थोड़ा पता करते हैं इसमें। ठीक है, रिप्रोडक्शन और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक मशीन है जो साबुन बनाती है। ठीक है, तो मशीन क्या हो गया, एक पेरेंट हो गया, और जो शॉप है साबुन है वो क्या हो गया, उसका ऑफस्प्रिंग है बेबी, सपोज कर लो बेबी हो गया। ठीक है, तो जो शॉप है वो अपने आप में दोबारा रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रोडक्ट है। तो इस तरह का जो क्या नाम है प्रोसेस है जिसमें कि एक मशीन है जो उसने क्या प्रोडक्ट निकाला, वो प्रोडक्ट फर्दर प्रोडक्ट ना निकाल पाए उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो इट सेल्फ कैपेबल हो टू प्रोड्यूस प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग या रिप्रोडक्शन। ठीक है, मशीन के द्वारा निकाला गया प्रोडक्ट, अगर वो प्रोडक्ट कैपेबल है दोबारा से क्या नाम है प्रोडक्ट निकालने के, तो उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, जनरली लिविंग्स में ही होता है ये, नॉन लिविंग्स में नहीं होता ये। दिस इज नॉट सुटेबल ऑन द नॉन लिविंग क्राइटेरिया। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन दो किस्म के होते हैं, सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअली मेनली दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं, एक मेल और फीमेल। ठीक है, और वो दोनों मेटिंग करके क्या नाम है एक प्रोडक्ट निकालते हैं। बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट कैपेबल होता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के।
ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जो फंजाई होते हैं यहाँ पे, वो स्पोर्स फॉर्मेशन करके अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी नई प्रोजेनी निकालते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये क्या नाम है, ये जो स्पोरेंजिया है, ये ब्रस्ट होगा, इसमें से स्पोर्स निकलेंगे, वन काइंड ऑफ सीड्स, ठीक है। और ये जहाँ पे भी जाके क्या नाम, इनको जब अपनी लोकेशन मिलेगी, उनको अपना बेस्ट क्राइटेरिया मिलेगा जर्मिनेट करने का, तो वहाँ पे जाकर जर्मिनेशन करके ये न्यू प्लांट बना लेंगे, ठीक है। ईस्ट एंड हाइड्रा ऑब्जर्व बडिंग। तो ईस्ट में और हाइड्रा में बडिंग की प्रोसेस होती है। बडिंग होता क्या है वैसे, जैसे ये इनका पेरेंट है, इसमें से एक स्मॉल बड फॉर्मेशन होनी चालू हो जाएगी, और ये बड जो होगी ये बिल्ड होगी और एक टाइम पे ये डी अटैच हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि अपनी बॉडी से निकल जाएगी, या फिर इसके ऊपर और बड बनने चालू हो जाएंगी। तो ये होगी पेरेंट्स ईस्ट, और ये जो चेन्स ऑफ ईस्ट सेल्स फॉर्म्ड, तो ये बर्ड्स हैं, तो ये जनरली अपने आप में एक ऑफस्प्रिंग्स हैं, एक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये जो क्या नाम है ईस्ट है, जनरली सैक्रोमाइसिस सर्विसेज जो होते हैं, क्या नाम है ईस्ट, वन काइंड ऑफ ईस्ट, तो उसमें ये प्रोसेस पाई जाती है बडिंग की। सेम काइंड ऑफ हाइड्रा में भी ऐसा ही होता है कि जो ये हो गया पेरेंट, ठीक है, इसमें से ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बर्ड्स निकलनी चालू हो गई है, और ये जैसे जैसे ग्रो होगी बर्ड, एक टाइम आएगा जब ये बर्ड अपने पेरेंट से डी अटैच हो जाएगी, निकल जाएगी, अलग हो जाएगी। जब ये अलग हो जाएगी तो ये खुद कैपेबल होगी कि दोबारा बडिंग कर सके, मतलब कि न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें सिंगल पेरेंट, यहाँ पे देखो कोई दूसरा पेरेंट तो नहीं चाहिए, सिंगल पेरेंट है, चाहे मेल है फीमेल है, कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। ये सिंगल पेरेंट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नाउन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन, फ्लैटवॉर्म्स। तो इसमें रीजनरेशन की प्रोसेस क्या नाम है अप्लाई होती है। इसमें होता क्या है, जो क्या नाम है ये प्लानेरिया है, उसके जो कुछ भी जो बॉडी पार्ट्स है वो डिवाइड हो जाते हैं, और जो ईच बॉडी पार्ट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे 3 बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक पहला ये हेड, ये इसका मिडल पार्ट, और ये टेल, ठीक है। तीनों के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सके। तो इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होता है इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। जनरली फ्रैगमेंटेशन से ही होता है ये, ठीक है, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, ओके। कुछ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिसमें कि रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं होती है, जैसे कि म्यूल, खच्चर, ठीक है। तो वैसे खच्चर एक हाइब्रिड है, ऑफस्प्रिंग है, जो मेल ऐश और फीमेल हॉर्स का, मतलब कि फीमेल हॉर्स और मेल जो डोंकी होगी, इन दोनों का कम्बिनेशन करके हाइब्रिड करके एक न्यू प्रजाति बनाई गई जिसका नाम है खच्चर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स होते हैं इसमें, ठीक है। इस वजह से देखो जी क्या होता है कि डोंकी और हॉर्स दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज हैं, बट उनके क्रोमोजोम्स कुछ हद तक क्या नाम है सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, ताकि वे मैटिंग कर सकें, बट इतने सिमिलर नहीं होते कि फर्दर रिप्रोडक्शन करने के काबिल हों वो, ठीक है। तो इसलिए जो क्या नाम है इन दोनों के क्रोमोजोम्स से मिलकर जो क्या नाम है प्रोडक्ट बना यानी म्यूल बना, उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो फर्दर रिप्रोडक्शन कर सके। दिस इज़ द रीज़न दे आर स्टरल इन नेचर, ठीक है। उसके अलावा जो बी वर्कर होती हैं, जो क्या नाम मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक है, वर्कर मधुमक्खियाँ होती हैं, वे भी स्टेराइल होती हैं, और कुछ ह्यूमंस होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है रिप्रोडक्शन करने की, तो दे आर आल्सो इनफर्टाइल बट एवर लिविंग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये प्रॉपर्टी आई कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया कि दे आर रिप्रोड्यूस, हम लिविंग और नॉन लिविंग में मतलब क्लियर क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। ये दोनों में है, मतलब कि लिविंग्स भी कुछ ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते बट वो लिविंग हैं, ठीक है, और जो ऑब्वियसली बात है नॉन लिविंग तो कर ही नहीं सकते। तो मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जो कि लिविंग बींग्स में ही पाई जाती है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जितनी भी क्या नाम है लिविंग बींग्स के अंदर जितनी भी तरह की केमिकल रिएक्शन होती हैं उन सब का सम जो होता है, ठीक है, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज नाउन एज मेटाबॉलिज्म। उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। देखो हमारा शरीर जो है जितने भी लिविंग्स होते हैं सबका शरीर केमिकल्स के द्वारा बना होता है। केमिकल्स का मतलब यहाँ पे होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि जैसे कि ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ठीक है, सल्फेट, और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो हमारे अंदर जो जितने भी तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, केमिकल्स हैं,
ठीक है, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं केमिकल से। तो सारी जितने भी क्या नाम है केमिकल्स होते हैं, उन सब का जो टोटल सम होता है रिएक्शंस का, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो मेटाबॉलिज्म दो किस्म का होता है, मेटाबॉलिज्म दो किस्म का होता है, पहला एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि वो रिएक्शन जिससे कोई कुछ बने, एडिशन हो। ठीक है, एनाबॉलिज्म का आप एडिशन से याद रखो इसको। ठीक है, यानी कि जैसे कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ, ग्लाइकोजन के बाद वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो गया हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जो स्टोरेज हुआ, बॉडी मास बढ़ा, एनर्जी स्टोर हुई, उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सिंपलर वन टुगेदर विद द स्टोरेज ऑफ एनर्जी, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। इसको कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं हम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब आप कैटा यानी कि कट से याद रख लो, यहाँ पे रिएक्शंस कटती हैं यानी कि ब्रेकडाउन होती हैं। अच्छा, आपने जो कहा, जो आपकी बॉडी में जो एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर हुई, वो क्या होगी जब आप कोई वर्कआउट वगैरह करोगे, एनर्जी का जब यूटिलाइजेशन होगा, तो वो एटीपी एडीपी की फॉर्म में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और वहाँ से क्या नाम है एनर्जी निकलेगी साथ में। तो जो ये प्रोसेस है इसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे रिएक्शंस टूटती है और एनर्जी निकलती है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। द ब्रेकडाउन ऑफ complex molecule in the living organisms to form simpler one together with the release of energy। release of energy इसको destructive metabolism भी कहते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में एनर्जी स्टोर होगी, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होगी, यूटिलाइज होगी। ठीक है, एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव है और कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखेंगे। जो मेटाबॉलिज्म है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो है वो रिएक्शन सेल फ्री बॉडी में नहीं हो सकती, यानी कि अगर हम इसको लैब में करवाएं, ठीक है, तो ये नहीं होगी, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है, ये ओनली लिविंग बींग्स के अंदर ही पॉसिबल है। ठीक है, बाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। तो भाई यही एक क्राइटेरिया अभी तक मिला हमें, जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये लिविंग बींग्स का फीचर है। अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो मेटाबॉलिज्म को प्रेफर करती है, उसको प्रोसीड करती है, तो वो हम आंख बंद करके कह देंगे कि वो भाई क्या है, लिविंग बींग है। ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, नॉन लिविंग्स में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। कंसियसनेस मतलब अवेयरनेस। ठीक है, तो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वे अपने सराउंड को सेंस कर सकें। ठीक है, इन्वायरमेंट को सेंस कर सकें, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रिएक्ट कर सकें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब होता है कोई भी चेंज, रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग में कोई चेंज आया, उसके रिस्पेक्ट में हमने जो प्रतिक्रिया करी, जो रिएक्शन दिया, उसको स्टिमुली बोलते हैं। दोबारा सुन लो, सराउंड में कोई चेंज हुआ, उसके रिस्पेक्ट में हमने कोई प्रतिक्रिया करी, मतलब कि कोई रिएक्शन दिया, जैसे कि ठंड बढ़ गई और हमने कपड़े पहनने चालू कर दिए, दिस प्रोसेस नाउन एज स्टिमुलेशन। ठीक है, स्टिमुली बोलते हैं इसको। छुईमू का प्लांट है, आपने उसको टच किया और उसकी जो लीफ है वो क्लोज हो गई, तो ये क्या है, स्टिमुली है। ठीक है, तो ये फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैसी भी हो सकती है, जो लिविंग बींग्स होते हैं ओनली वही स्टिमुली करते हैं। ठीक है, उन्हीं के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इन्वायरमेंट के चेंज के हिसाब से अपने आप को रिएक्ट करें। ठीक है, प्लांट्स के पास ये क्या नाम है फैक्टर होता है, जिससे कि वो लाइट, वाटर और टेम्परेचर इस चीज़ के प्रति प्रतिक्रिया करें, सेंस, अपनी सेंस को बनाए रखें। फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं लाइट के प्रति जो सेंस होती है। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब कि वाटर के प्रति सेंसिटिव। थर्मोट्रोपिज्म मतलब कि टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव। ठीक है, और थिग्मोट्रोपिज्म मतलब टच के थ्रू। तो सिंपल एक एग्जांपल देख लेते हैं। फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है कि जब आप क्या नाम प्लांट्स होते हैं वे हमेशा लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोट्रोपिज्म जो उनकी रूट्स होती हैं वो हमेशा वाटर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर हो गया, ये टच का हो गया। इसकी ये सेंस होती है जो प्लांट्स में भी और हर एक एनिमल्स में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है लिविंग्स की। फोटो पीरियड जो होता है वो पीरियड होता है जिसमें कि जो सीजनल ब्रीडर्स वगैरह हैं वो रिप्रोडक्शन करें या फिर जो क्या है प्रतिक्रिया करें। दिन होता है तब प्लांट्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है, क्योंकि उनको फूड
सिंथेसिस करना होता है, फोटोसिंथेसिस करनी होती है। लेकिन जब नाइट का टाइम होता है, रात का टाइम होता है, तो वो क्या करते हैं, सेम पोर से, सेम स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, क्योंकि उनको रेस्पिरेशन करनी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने सराउंडिंग को सेंस करते हैं, उनके हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं। ह्यूमन बींग्स इज ओनली वन ऑर्गेनिजम्स हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, हैज सेल्फ कंसेप्ट। एक ह्यूमन बींग्स है जिसको ये पता है कि भाई मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, ये सेंस ओनली ह्यूमन बींग्स में है। ठीक है, बाकी ऑर्गेनिजम्स में ये सेंस नहीं होती है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या नाम है, ये जो ह्यूमन बींग्स है उसको डिफाइन करना कि लिविंग है नॉन लिविंग है बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि कई बार ऐसी स्टेज आती है उसकी कि भाई उसको ये पता कर पाना कि वो लिविंग है नॉन लिविंग है मुश्किल हो जाता है। ठीक, जब बंदा कोमा में होता है, कोई भी पेशेंट कोमा में होता है, उस टाइम पे पूरी बॉडी मशीन चल रही होती है, तो उस टाइम पे ये बताना मुश्किल हो जाता है कि भाई वो लिविंग है या नॉन लिविंग। के नॉन लिविंग के होते हैं बट वो लिविंग में होता है। ठीक है, कोई पर्सन ब्रेन डेड है, जैसे ज़ॉम्बीज़ वगैरह होते हैं, लिविंग है बट वो एज कम्पेयर मतलब नॉन लिविंग है। उस टाइम पे कन्फ्यूजन होती है कि हम उसको लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन हमारा ये निकला कि वे ऑर्गेनिजम्स जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग मतलब खुद रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक है, इवोल्यूशन उनमें ग्रोथ हो, सेल्फ रेगुलेटिंग अपने आप को खुद संभाल सके, यानी कि मतलब ग्रोथ हो रही है, सारी की सारी प्रोसेस वगैरह खुद हो रही है, मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म जितनी भी हो रही है सब खुद हो रही है। इंटरेक्टिव सिस्टम्स जो उनका इन्वायरमेंट है उससे इंटरेक्ट कर पाएँ। ठीक है, और बाहर की जो दुनिया है उसके द्वारा अपने आप को स्टिमुली यानी कि उसके हिसाब से रिएक्ट कर पाएँ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर भी होंगी, हम उसको लिविंग बींग्स कहेंगे। ठीक है, तो दीज आर द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ वी डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग्स और नॉन लिविंग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड अपडेट योर नॉलेज रेगुलरली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।